हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो बच्चे आज दिनों के हमारे जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुके हैं, या थीम फर्स्ट और थीम सेकंड जिसको आप बोल सकते हो वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ आज जो है हम थर्ड थीम जो है या थर्ड पार्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका। और मैंने आपको बोला बच्चे कि जो फर्स्ट थीम है दैट इज रिलेटेड टू द एंशिएंट इंडिया, एंड थीम सेकंड इज रिलेटेड टू द मेडिवल इंडिया, एंड थीम थर्ड इज रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडिया। The very first chapter of this theme is that is colonialism and the countryside. Colonialism क्या होता है और countryside, इनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। और colonialism के बारे में आई थिंक मैंने आपको पहले भी बोला है, तो शायद से आपको बोला है 11th क्लास में, 11th क्लास को मैंने बोला है कि colonialism क्या होता है और imperialism क्या होता है, वो हमने डिस्कस पहले भी किया है। तो एक बारी मैं आपको फिर से बोलता हूँ बच्चे, colonialism होता क्या है। देखिए कि अगर हम कॉलोनिज्म को हमने समझना है तो हमें इंडिया को ही समझना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चे। कि जब भी कोई कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो कुछ लोगों के ऊपर या दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो है वो डोमिनेट करना चाहती है। और वो कैसे डोमिनेट करना चाहती है, वो उस दूसरी जो पुअर कंट्री होती है या बैकवर्ड कंट्री अगर हम कहें तो वो बेटर होगा, बैकवर्ड कंट्री की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट की जितनी भी चीज़ें उनको अपने कंट्रोल में जब कोई कंट्री ले लेती है और वहाँ पे अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो कंट्री इलेक्ट ये क्या करती है, नॉमिनेट करती है। और वहाँ से जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं वो दूसरी कंट्री जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है वो जो है वो लेती है उस वो उस बैकवर्ड कंट्री। तो यही जो फिनोमिना है, यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी कंट्री के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो कंट्रोल में लिए जाते हैं। और जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, और इसी का नाम जो है हम कॉलोनिज्म देते हैं। क्या देते हैं? कॉलोनिज्म देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात अगर हम करें तो 16th सेंचुरी के अंदर वो इंडिया में आती है, तो 17th सेंचुरी के अंदर इंडिया में आती है। और 20th सेंचुरी में यानी कि मिड ऑफ 20th सेंचुरी में वो जो है इंडिया को छोड़ देती। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड की शक्ल में आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो ट्रेड के बाद बाकी चीज़ों में जो है काफ़ी इन्वॉल्वमेंट आते हैं। और वो जो है हमारे लिए क्या रहता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल कॉलोनिज्म को समझने की। और यही चीज़ें जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने क्या क्या किया, वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। और हाँ, दूसरा वर्ड जो है यहाँ पे दैट इज कंट्री साइड। कंट्री साइड का मीनिंग होता है एक ऐसा एरिया जो काफी फार फ्लंग एरिया होता है, जो काफी बैकवर्ड एरिया होता है, जो काफी, जिसको हम बोलते हैं कि मीन्स की सेंट्रल हेड क्वार्टर से काफी जो दूर एरिया होता है जिसको हम फिर कंट्री साइड बोलते हैं। अब वो एरियाज जो काफी बैकवर्ड हैं, जो काफी दूर वाले एरियाज हैं, उनके अंदर जो है इंपेरियलिज्म जो है उसका इम्पैक्ट कैसा रहा, तो वही चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वाले चैप्टर में। इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो द कॉलोनियल रूल इन इंडिया चैलेंज द रूरल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इन मैनी वेज। अब यहाँ पे वर्ड एक रूरल लैंडस्केप आता है, तो लैंडस्केप का मतलब क्या है, यानी कि जो भी चीजें हमें किसी जगह दिखती हैं वहाँ के जो फिजिकल फीचर्स हमें दिखते हैं दैट कम्स अंडर द लैंडस्केप। और कहा कि जो कॉलोनियल रूल इंडिया में जब स्टार्ट होता है ये एक चैलेंज बन जाता है। किसके लिए चैलेंज बन जाता है? इसी यहाँ के लैंडस्केप के लिए। और कैसे चैलेंज बनता है? ये एक तरीके से चैलेंज नहीं बनता है, बल्कि ये बहुत तरीकों से जो है वो चैलेंजिंग रहता है। लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पीपल इन द पास्ट। कहा जितने भी लॉज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किए, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर कैसा रहा वो हम पास्ट में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो लोगों ने जो है वो फिर बहुत बुरे तरीके से जो है उन्होंने उनका क्या क्या बोलते हैं कि ये सामना किया। These laws play an important role in determining who grew richer and who became the poorer, who acquired the new lands and who lost the lands they had lived on, and where peasants turned when they needed money। अब मेरे बच्चे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बताया गया है कि भाई लॉज किसने बनाए, यानी कि लॉज बनाने के अंदर किसका रोल, किसका योगदान रहता है, और कौन इंसान जो है वो गरीब बनता है और कौन इंसान जो है वो लैंड को एक्वायर करता है,
और इसके अलावा किसके पास लैंड होती है और किसके हाथों से लैंड चली जाती है, और पीजेंट्स कौन से लोग होते हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो है हमने जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। और ये सारी जो चीजें हैं ये ब्रिटिशर्स के रिलेटेड बोली गई हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स ने ही लाज बनाए, ब्रिटिशर्स ने ही लोगों की लैंड के ऊपर कैप्चर किया, और ब्रिटिशर्स ने ही जो है वो लोगों की लैंड लेकर और जो क्या बोलते हैं पीजेंट्स थे उनको जो है वो लैंड जो ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स उनको जो है वो दे दी। तो यही चीजें जो है हमने पढ़नी है। हाउएवर पीपल्स were not merely passive subjects of these laws, they often resisted them by acting according to their own sense of justice। यानी कि बोला गया है कि जो लोग हैं वो उतने ज्यादा पैसिव सिटीजन्स भी नहीं थे। पैसिव का मतलब क्या होता है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव होता है कि जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है, लेकिन पैसिव होता है इनडायरेक्ट वे से। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने पहले जो है वो डायरेक्ट जो है वो अटैक नहीं लोगों पे किया, इनडायरेक्ट वे से जो है लोगों के ऊपर अटैक किया। और कहा जाता है वो बाद में हम देखते हैं कि लोग जो है वो किसके पीछे लग जाते हैं, सेंस ऑफ जस्टिस को जो है ऑन सेंस ऑफ जस्टिस ढूंढने जो है वो लोग निकलते हैं। थ्रू देयर एक्शन दे इन्फ्लुएंस हाउ द लॉज वर एनफोर्स एंड इन डूइंग सो अल्टर देयर इफेक्ट्स। कहा जाता है कि लोगों ने इसके लिए बहुत सारे जो है वो लॉज बनवाने की कोशिश की और इन लॉज को जो है वो चेंज करवाने की कोशिश की जो लोगों के अगेंस्ट थे। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म जो है सबसे पहले होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉलोनियल लॉज, ये जो है बच्चे कॉलोनियल लॉज सबसे पहले आ जाता है। फिर देखिए यहाँ पे ये लॉज हैं, उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चे, चेंज इन द लैंडस्केप ओनरशिप, यानी कि जो इंडिया के अंदर लोग थे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी जो जमीन है वो लोगों से छीनी जाती है। देन होता क्या है, उसके बाद जो जमींदार हैं उनका योगदान रहता है, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स के एजेंट बन जाते हैं। उसके बाद जो है परमानेंट सेटलमेंट आता है 1793 में, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है जमीन दी जाती है, उनसे खाली टैक्स लिया जाता है। फिर जमींदारी और जमींदारी के रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। फिर मेरे बच्चे पीजर्स काफी बुरे तरीके से जो है रेजिस्ट करते हैं और पूरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारे मॉडर्न इंडिया का जो है सिनेरियो है। बंगाल एंड जमींदार्स, द कॉलोनियल रूल इन बंगाल and to recognize rural society with new lands right and revenue system। कहा जाता है जो कॉलोनियल रूल बंगाल के अंदर था, इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन एम क्या था, इसका मेन मोटिव यही था जो रूरल सोसाइटी थी, जो गांव के अंदर लोग रहते थे, उनके यहाँ पे जो लैंड होती थी उनके लैंड के राइट को जो है और उनके रेवेन्यू सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करना, यही ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था। द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1973 फिक्स द रेवेन्यू डिमांड्स ऑन जमींदार्स मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेंट फ्रॉम पीजेंट्स। कहा जाता है जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आता है 1793 में, इस एक्ट को जो है ब्रिटिशर गवर्नमेंट पास करती है और इस एक्ट में लिखा क्या था, इस एक्ट में यही लिखा था जो जमींदार हैं वो जो है उनको बिल्कुल जो है बोला था कि आपने इतने % रेवेन्यू जो है हमें कलेक्ट करके देना है, हमें पता नहीं है आप कैसे लोगों से लोगे। और ये जो है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में जो है ब्रिटिशर्स ने ये चीज डालवाई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि रेवेन्यू का जो ये क्या बोलते हैं रेंट है वो कैसे कलेक्ट करना है पीजेंट से, ये चीजें भी जो है यहाँ पे बोली गई थी। इवन लाइक द 1793 auctions in the Bardhaman highlighted the strategies zamindars used to navigate these new demands, illustrating the complexities of the colonial rules। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ऑक्शंस का सिस्टम आ जाता है। ऑक्शंस का मीनिंग होता है जब जमीन को जो है नीलाम के तौर पे दिया जाता है, जब जमीन की बोली लगती है, और ये सिस्टम इंडिया के अंदर 1793 में होता है और इसने जो है काफी एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्रिएट कर दी हमारे कॉलोनियल इंडिया के अंदर। कॉलोनियल लॉज was first established in Bengal where attempts were made to regulate the rural society and establish a new realm of the land right and a revenue system। जहां पे ये सिस्टम जो है बंगाल के अंदर जब ऑक्शन सिस्टम आता है तो उससे रूरल सोसाइटी जो है इसका रिकॉर्ड जो है ये बिल्कुल चेंज हो जाता है और यहाँ पे हमें जो है नए नए तरीके देखने को मिलते हैं और लैंड के रिलेटेड कुछ लोगों को राइट्स दिए जाते हैं और कुछ लोगों को जो है वो राइट्स लिए जाते हैं। एंड ऑक्शन इन बर्दवान, अब ये बर्दवान बंगाल के अंदर है, यहाँ पे जो ऑक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन 1793 a significant auction took place in बर्दवान, present day Bardhamana, where महल्स estate held by the Raj of the Bardhaman were being sold।
कहा जाता है 1793 के अंदर जो है ये क्या बोलते हैं, बर्दवान के अंदर जो है एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट होता है जो कुछ एरिया था, पर्टिकुलर एरिया, उसकी जो है वो बोली लगती है और उसको जो है फिर ब्रिटिशर जो है वो बेचते हैं। किसको बेचते हैं? बड़े बड़े जमींदार को बेचते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट was operation since 1973 with the East India Company fixing the revenue each zamindar had to pay. Failure to pay led to the estate being auctioned. अब मेरे बच्चे इसके अलावा दूसरी चेंज हमें ये देखने को मिलती है बर्दवान के अंदर, वो ये है कि जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया था उसमें एक रेवेन्यू का जो रेशो था वो फिक्स किया था, यानी कि 10%, 20%, वट जितना भी था वो जो है वो ब्रिटिशर्स को पे करना था। अगर कोई बंदा वो पे करने से जो है वो फेल होता था तो उससे वो लैंड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग लेते थे और उस लैंड को जो है वो ऑक्शन कर देते थे, उस लैंड को जो है वो बोली लगा देते थे और उस लैंड को जो है कोई दूसरा पर्सन खरीदता था। लेट अस कंसीडर ये कोई पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इसके पास जो है वो लैंड है और इस लैंड ये लैंड जो है इसका 20% जो है इसने टैक्स जो है वो ब्रिटिशर को देना है। किसको देना है? ब्रिटिशर को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्रॉप इसकी लैंड के ऊपर फेल हो जाती है और उसके बाद ये इस काबिल नहीं होता, ये 20% ब्रिटिशर को पे करेगा। तो जब ये इससे पे कम करता है तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर इससे लैंड वापस ले लेते हैं और लैंड वापस लेने के बाद ये पर्सन बी है, ये सी है या डी है, 3-4 लोग हैं और इनके बीच में जो इस जमीन की जो है इस लैंड की जो है वो बोली लगती है जिसको हम ऑक्शन बोलते हैं और इनमें से जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको जो है ये लैंड मिलेगी और यही जो है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था। Despite the estate being sold to the highest bidders, a twist emerged as many purchases were revealed to the Raja's servants and agents buying to the land on his behalf. अब मेरे बच्चे ये मैंने अभी आपको बोला कि भाई जो इन 3 बंदों में से सबसे ज्यादा लैंड पैसा देगा उसको जो है लैंड मिलेगी और कहीं ना कहीं यहाँ से लैंड की जो प्राइस थी वो बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो गई थी। द राजाज स्टेट वेर सोल्ड इन द पब्लिक ऑक्शंस yet the continue to maintain the control over his जमींदार, और ये जो राजाज की जमीन होती थी इस तरह से जो है वो जमींदार के हाथों में जो है वो चली जाती है। The auction was most fake with the rajas controlling over 95% of the sales. This revealed the complicated nature of the rural life in the eastern India at that time. ये कहा जाता है ये ऑक्शन सिस्टम जो है लेकिन कुछ एरियाज में फेल भी हो जाता है और कहा जाता है जो राजाज थे इससे पहले जो हमने मेडिवल पीरियड के अंदर देखे तो राजाज जो है वो फेल होते हैं, उनकी 95% जो है वो जमीन ऑक्शन में चली जाती है और उसके बाद होता क्या है मेरे बच्चे, तो ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस जो थे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के थे जिसको हम आज 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेड रेवेन्यू, अनपेड रेवेन्यू। अब प्रॉब्लम वो ऐसी प्रॉब्लम जो लोग जो है वो रेवेन्यू पे नहीं करते थे, जो टैक्स पे नहीं करते थे, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे। इन द लेट 18th century not only the estate of the Bardhaman Raj but over 75% of zamindar were transferred following the permanent settlement. अब इस तरह से जब ये सिस्टम आ गया ऑक्शन वाला तो बहुत सारे लोगों ने कहा जाता है 75% ये जमींदार ने अपने नाम जो है वो लैंड करवा ली। ठीक, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट टू एड्रेस द क्राइसिस इन बंगाल्स रूरल इकोनॉमी सच एज फेमाइंस and declined agriculture productivity as witnessed by 1770s। कहा जाता है जब ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आता है तो इससे जो है बंगाल के अंदर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं और बहुत सारी फेमाइंस जो है वो आते हैं बंगाल के अंदर और एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो काफी डाउन हो जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो 1770s की, यानी कि 1770 से लेकर और 1779 तक इस टाइम पीरियड में बहुत सारे फेमाइंस आते हैं। Official believed that by securing the prosperity right and fixing revenue rate permanently they could stimulate the investment in agriculture, trade and state revenue resources। कहा जाता है जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, जो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स थे उनके वो जो है वो उसको फिक्स कर दिया, यानी कि जिसने लैंड खरीदी उसको जो है वो जो टैक्स उसने पे करना था वो जो है बिल्कुल फिक्स कर दिया और कुछ लोगों ने जो है फिर एग्रीकल्चर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा दी और जब एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी उससे ट्रेड भी बढ़ जाता है और स्टेट का रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ जाता है। द फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड एम टू एंश्योर अ स्टडी इनकम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्रॉफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स रिजल्टिंग इनटू अ क्लास ऑफ द वेल्दी लैंड ओनर्स लॉयल टू द ब्रिटिशर। इस तरह से हम इंडिया के अंदर ऐसे लोग देखते हैं, ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं
और वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, और इन्वेस्टर बनने के साथ ये लोग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी ब्रिटिशर्स के जो है वो दोस्त बन जाते हैं। कौन से लोग? जिन्होंने जो है वो जमीन खरीद ली और जमीन में इन्होंने अलग अलग जो है वो क्या बोलते हैं एग्री क्रॉप्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दी, और ब्रिटिशर की जो डिमांड थी उन्होंने टैक्स पे करना था वो जो है फुलफिल होने लगी, और इस तरह से एक वेल्दी क्लास जो है हमारे इंडिया में एमर्ज हो जाती है। चैलेंजेस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट में कौन कौन सी चैलेंजेस हैं? आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एनहेंसिंग द एग्रीकल्चर एंड मीटिंग फिक्स्ड रेवेन्यू ऑब्लिगेशंस वाज अ की चैलेंज। कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स थे उनकी कैपेबिलिटी जो है वो, यानी कि कैपेबिलिटी क्या कि ये नहीं कि क्या कौन सा इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है, नहीं, एग्रीकल्चर के हिसाब से कौन सा इंसान जो है कितना रेवेन्यू को जनरेट कर सकता है, ये जो है बिल्कुल रेवेन्यू सिस्टम जो है वो फिक्स हो जाता है। और ये काफी ज्यादा जो है एक की चैलेंजिंग रहता है, किसके लिए? इन लोगों के लिए जिनका एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा नहीं था, यानी कुछ लोगों का एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा था और वो पे करने लगे और वो फिक्स्ड रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को पे करने लगे, और उससे प्रॉब्लम्स उन लोगों को होने लगी जिनका जो है एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा नहीं था। अल्टीमेटली द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वाज established with the Rajas and the Tulukdar of the Bengal reclassified as the zamindar responsible for paying perpetual revenue। और उसके बाद जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल के अंदर आ जाता है, और उससे क्या होता है जमींदार जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितना भी रेवेन्यू पे करना होता था अब जमींदार जो है अपने बिहाफ से जो है वो पे करने लगे ब्रिटिशर्स को, बाद में वो पीजेंट से जो है वो पैसा लेने लगे। जमींदार्स वर ऑफन ओवरसीइंग न्यूमरस विलेजेस वर कंसिडर्ड रेवेन्यू कलेक्टर्स रादर देन द मेयर लैंड ओनर्स। अब यहाँ पे जो है जमींदार ने क्या किया, उन्होंने जो है वो अलग अलग घरों में लोग जाने लगे जमींदार, और वहां से जो है पैसा कलेक्ट करने लगे, नहीं कि खाली और खाली जिन लोगों की अपनी जमीन होती थी, नहीं, जिन लोगों को इन्होंने लैंड आगे दी होती थी, लेट अस कंसीडर ये कोई पर्सन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब ये सारे के सारे लोग हैं, पहले तो जाते थे जमींदार इसके पास, ए के पास, भाई आप टैक्स पे करो, लेकिन अब इसके पास नहीं जाने लगे, अब बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास और एफ के पास चले जाने लगे, और यहाँ से जो है इनसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने लगे। Each जमींदार इंक्लूड मल्टीपल विलेजेस ट्रेडेड एज वन रेवेन्यू एंटिटी बाय द कंपनी विद अ फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड। अब जितने भी जमींदार होते थे ब्रिटिशर्स जो हैं उनको, यानी कि ये जमींदार तो मल्टीपल विलेजेस के अंदर आते थे अलग अलग गांव में, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं सब जमींदार को एक एंटिटी मानने लगे। आपने अकाउंट्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा बिजनेस, ये बिजनेस के बारे में कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, यानी कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। एंटिटी हम उस चीज को कहते हैं जो खुद में एक इंडिविजुअल की तरह है। जैसे बिजनेस के अंदर बोला जाता है एक इंसान जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अलग पर्सन है और उसका बिजनेस अलग है। क्यों? बिकॉज कि जब एंटरप्रेन्योर ने पैसा लगाया बिजनेस में तो वो जो है बिजनेस का मालिक नहीं बनता है, बिजनेस उसका कर्जदार होता है, यानी कि बिजनेस को उसका पैसा वापस करना होता है। और जब वो पैसा बिजनेस से निकालता है तो वो इंसान जो है ये समझ के नहीं निकालना चाहिए मैं इसका मालिक हूं, ये समझ के निकालना चाहिए कि मैंने जो पैसा इसमें स्पेंड किया है मैं वो अपना पैसा वसूल कर रहा हूं, ना कि इस एंगल से बिजनेस के पैसे को यूज करे कि वो जो है वो क्या कर सकता है, मतलब वो क्लेम करेगा ये मेरा पर्सनल है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको बिजनेस का ये क्या बोलते हैं यहाँ पे एंटिटी की बात आई। तो ऐसे ही जो जमींदार थे सारे जमींदार को जो है वो ब्रिटिशर्स एक मानने लगे, ये सब जमींदार मिलके जो है वो फाइनली किसी एक बंदे के पास टैक्स देने लगे, और इस तरह से सारे के सारे जमींदार को जो है वो एक सेपरेट एंटिटी जो है वो ट्रीट करने लगे, जो जमींदार अलग अलग गांवों के अंदर जो है उस टाइम पीरियड में रहते थे। जमींदार कलेक्टेड रेंट्स, पेड रेवेन्यू टू द कंपनीज एंड रिटेन टू द सरप्लस टू देयर इनकम। अब जमींदार ने क्या कर दिया कि भाई जितना भी टैक्स वगैरह था जो उन्होंने बोला था पे करना वो तो कर दिया इन्होंने कंपनी को, लेकिन जो उसके बाद जो सरप्लस हो गया, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इन्होंने बोला था 20% आप पे करोगे, अब 100 क्विंटल राशन राइस निकले और इसमें से 20 kg जो है इन्होंने पे कर दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसमें से जो है अपने यूज के लिए 30 रख लिए, और जो 50 बचा वो 50% जो है इसको इन्होंने जो है वो सेल किया, और इसको जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम ये लोग जो है वो जनरेट करने लगे, यानी कि जो अपना क्या बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम या लाइवलीहुड जो है वो इसी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से जो है ये लोग जो है वो मतलब ये अपने लिए जो है वो कमाने लगे। अब सबसे पहले मेरे बच्चे देखो फैक्टर्स लीडिंग टू जमींदार डिफॉल्ट। अब जमींदार
डिफॉल्टर्स क्यों थे, इसके पीछे कुछ फैक्टर हैं। सबसे पहले है कि यहाँ पे रेंट कलेक्शन चैलेंजेस, यानी कि जो रेंट का सिस्टम था, रेंट क्या होता है बेसिकली, रेंट ये नहीं कि जो हम रूम्स का रेंट देते हैं ये भी रेंट है, बट यहाँ पे एक अलग रेंट है। ये कौन सा रेंट है? रेंट ये है कि जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इससे जो हमें पैसा आता है, इससे जो रेवेन्यू आता है, इस रेवेन्यू का नाम है रेंट, इस रेवेन्यू का नाम है रेंट। यानी कि रेंट कलेक्शन सिस्टम जो है वो काफी चैलेंजिंग था। दूसरा था लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो थी वो जमींदार के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। लो एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर की जो चीजें थी वो काफी ज्यादा सस्ते दामों में मिलती थी, इनकी प्राइस ज्यादा नहीं थी। हाई डिमांड, हाई रेवेन्यू डिमांड, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत पैसा मांगते थे लेकिन उतना ज्यादा फायदा इनको नहीं होता था। जमींदार डिफॉल्ट, और इसी तरह से जो है जमींदार जो है वो डिफॉल्ट हो जाते हैं बेचारे। वाई जमींदार डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट, अब जमींदार क्यों अनसक्सेसफुल होते हैं, वो क्यों जो है वो पे नहीं कर पाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। A fixed revenue demand was started to provide the zamindar with security and encourage the improvement, but high initial demand led to the unpaid balance। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम आसान कर लिया, इन्होंने जो है वो जमींदार को बोला आपने जो है वो काफी पैसा हमें पे करना है। और पैसा पे क्यों करना है? रीजन बीइंग कि उनको जो है वो सिक्योरिटी का काफी ज्यादा खतरा था। उनको लगा कि अगर जमींदार कम पैसा हमें देंगे, इससे ये पता चलेगा कि ये हमारे खिलाफ कभी हो सकते हैं या हमें बाद में टैक्स नहीं दे सकते हैं, इसलिए इन्होंने पहले ही से ही जो है वो ज्यादा टैक्स इनके ऊपर रखा अपनी सिक्योरिटी के लिए। और इन्होंने क्या किया कि डिमांड काफी ज्यादा रखी। अब डिमांड जब ज्यादा रख, बच्चे देखो, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और उस चीज की जो है वो क्या बोलते हैं, ये इनपुट इसका जो आ रहा है वो क्या है, वो कम है, वो लेस है, तो इससे होगा क्या, इससे जो है एक अनबैलेंस टाइप सिचुएशन जो है वो हो जाती है। और जब अनबैलेंस टाइप ऑफ सिचुएशन होती है तो उससे क्या होता है, उससे जो है कोई भी बंदा डिफॉल्टर बन सकता है। और वैसे ही जो जमींदार बेचारे हैं वो यहाँ पे डिफॉल्टर बन जाते हैं, वो अनेबल टू होते हैं पे, वो जो है वो पे नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से जो है इनको कुछ बैलेंस रहता है जो वो पे नहीं कर पाते हैं। लो एग्रीकल्चर प्राइसेस इन 70s-90s मेड टू डिफिकल्ट फॉर राइट्स टू पे ड्यूज अफेक्टिंग द जमींदार एबिलिटी टू पे द कंपनी। इसके अलावा कि जो एग्रीकल्चर की चीजें थी वो काफी सस्ते में मिलती थी, यानी कि जो ग्रेन्स थे उनकी प्राइस ज्यादा नहीं थी। जब ग्रेन्स की प्राइस ज्यादा नहीं थी तो लोग जो है वो उनके ऊपर जो कर्जा होता था वो उनसे जो है वो पूरा नहीं होता था, यानी कि वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे लेकिन एग्रीकल्चर से ज्यादा पैसा आता नहीं था, इसलिए भी जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी इनको। रेवेन्यू हैड टू बी पेड ऑन टाइम रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, रिस्किंग ऑप्शंस ऑफ द जमींदार अंडर द सनसेट लॉ इफ अनपेड। अब देखो मेरे बच्चे, पैसा तो जो टैक्स का होता था वो तो एडवांस में लिया जाता था, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता था कि आपने क्रॉप को कब हार्वेस्ट करना है कब नहीं करना है, इसके साथ ब्रिटिशर्स को लेना देना नहीं था। बस उनको चाहिए था रेवेन्यू, और बस हार्वेस्टिंग के साथ इनको लेना देना नहीं था। और जब हार्वेस्टिंग के साथ लेना देना नहीं था तो जब इनकी क्रॉप जो है बाद में फेल हो जाती थी तो इनको जो है काफी बर्डन पड़ता था, और उसकी वजह से भी जो है काफी प्रॉब्लम्स हो गई इनके साथ। द परमानेंट सेटलमेंट रिस्ट्रिक्टेड जमींदार्स पावर टू कलेक्ट रेंट एंड मैनेज स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। कहा जाता है जो परमानेंट सेटलमेंट है उसकी वजह से क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड जमींदार पावर, यानी कि जमींदार की पावर को कम किया गया, टू कलेक्ट रेंट एंड मैनेज स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। और इस तरह से जो है वो बाद में जो है वो रेंट को कंट्रोल में नहीं कर पाए। कंपनी एक्शन लाइक ब्रेकिंग ऑफ जमींदार ट्रूप्स एंड अबॉलिश कस्टम ड्यूटीज लिमिटेड जमींदार अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी। कहा जाता है कि कंपनी क्या करती है, वो जमींदार के जो है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो वो डिवाइड करती है, और बाद में अगर वो पे नहीं कर पाते हैं लैंड तो उनके पास जो है वो लिमिटेड जमींदार रहते हैं, और जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं उनकी अथॉरिटी और ऑटोनॉमी जो है वो कम हो जाती है ये जमींदार की। द कलेक्टर्स बिकम एन इम्पोर्टेंट अथॉरिटी, और इस तरह से जो ये टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं वो काफी एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बनते हैं। लिमिटिंग द पावर ऑफ द जमींदार एंड टेकिंग द चार्ज इफ दे डोंट पे द रेवेन्यू, और इनको जो है अगर कोई बंदा रेवेन्यू पे नहीं करता था तो उसके खिलाफ ये काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते थे। रेंट कलेक्शन चैलेंजेस, आप रेंट के कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चैलेंज इनके सामने रहते हैं। द रेंट कलेक्शन बाय द जमींदार रिप्रेजेंटेटिव सच एज द अल्मा फेस द पेरिनियल चेंजेस। पेरिनियल चेंजेस का मीनिंग होता है मेरे बच्चे,
यानी थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर जो है इनको चैलेंजेस रहती थी। जो लोग जो है वो क्या करते थे, रेंट जो है वो कलेक्ट करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बैड हार्वेस्ट आर लो प्राइसेस। और जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की जो है वो प्राइस कम होती थी या कम वहां से हार्वेस्ट निकलता था, तब तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती थी जो रेंट कलेक्ट करते थे। Rich rights and village headmen sometimes intentionally delayed payments, causing difficulties for जमींदार ascertaining their power। कभी कभार जो है जो अमीर अमीर लोग होते थे, जो मतलब उस टाइम पीरियड में दंगे फसाद जो पसंद करते थे, वो जानबूझ के जो है वो इनको टैक्स नहीं देते थे। वो बोलते थे कि भाई ये क्या करेंगे, और जिसकी वजह से जो है बाद में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी। किनको डिफिकल्टीज होती थी, ये लोग जो टैक्स जो है वो कलेक्ट करते थे। Defaulters could be prosecuted, but the judicial process was lengthy, lending to the significant numbers of the pending suits for rent areas in the certain regions। अब मेरे बच्चे ये नहीं प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं था कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है उसके खिलाफ इसके खिलाफ केस हो जाएगा या कुछ पिटिशन दायर होगी और उसका रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगता था और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है बहुत सारे जो ये केसेस जिनके थे वो काफी टाइम जो वो ये पेंडिंग रहते थे और जुडिशियल प्रोसेस जो वो काफी स्लो था। राइज ऑफ द ज्योतिदार्स। अब यहाँ पे देखिए जमींदार में रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। अब जमींदार किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे कि उन्होंने जो है वो रेवेन्यू एक पे करना था कंपनी को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड्स, जिसको बोला जाता था जमा ओवर विलेज, यानी कि जो क्या बोलते हैं कुछ ग्रेन्स वगैरह जो स्टोर किए होते थे तो उसको जो है ये बाद में बांट देते थे। ईच विलेज राइट्स बिग और स्मॉल पेड रेंट टू द जमींदार। और कहा जाता है कि जो बड़े या छोटे राइट्स जो है वो जमींदार जो है पेड कर देते थे। और इस फ्लो चार्ट को जो है थोड़ा सा देख लोगे। पावर्स इन रूरल बंगाल इन कॉलोनियल टाइम। अब बंगाल के अंदर जो है वो स्पेशली अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में, रूरल एरियाज मींस यानी कि जो बैकवर्ड एरियाज थे, कंट्री साइड जिनको बोला जाता है। एफिलिएंट peasants consolidated powers during the late 18th century। affluent peasants began to consolidate power in the village while many zamindars faced difficulties। अब कहा जाता है कि जो तेज peasants थे वो क्या करने लगे, मींस कि वो जो है उनके पास इतनी ज्यादा जो है वो जमीन थी कि वो जो उसका पे करते थे, लेकिन जमींदार जिनको अपने पर्सनल लैंड होती थी तो उनको जो है कुछ डिफिकल्टीज आने लगी। एमरजेंस ऑफ द ज्योतिदार सिस्टम यहाँ पे एमर्ज हो जाता है। फ्रांसिस्को Buluchen's survey in northern Bengal highlighted the rise of the prosperous peasants called the ज्योतिदार। अब कहा जाता है ये फ्रांसिस्को ब्रुचेन सर्वे, ये एक सर्वे करता है बंदा और ये अपनी सर्वे में बोलता है कि नॉर्थ बंगाल के अंदर एक ग्रुप जो है वो लोगों का एमर्ज हो जाता है और उस ग्रुप का नाम है प्रॉस्पेरस पीजेंट्स और उन्हीं का नाम जो है वो ज्योतिदार है। और ये ज्योतिदार जो है वो हमारे नॉर्दर्न बंगाल के अंदर जब सामने आते हैं और ये जो है ये भी एक प्रॉब्लमेटिक रहता है। एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग्स। एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ज्योतिदार कंट्रोल्ड एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग, यानी कि ये जो ज्योतिदार थे जिन्होंने जो एक प्रॉस्पेरस ग्रुप था तो इन्होंने काफी लैंड को अपने कंट्रोल में लिया, समटाइम्स स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़। और कहा जाता है कि किसी किसी जगह ये रिकॉर्ड मिलता है कि हजारों एकड़ लैंड इनके कंट्रोल में होती थी। कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस। ज्योतिदार कंट्रोल लोकल ट्रेड्स, मनी लैंडिंग्स एंड बिल्डिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द पुअर कल्टीवेटर। कहा जाता है जो ज्योतिदार थे वो जो है वो अलग अलग लैंड के ऊपर ये कंट्रोल करते थे, स्पेशली मनी लैंडर्स के लैंड के ऊपर कंट्रोल करते थे और पुअर जो कल्टीवेटर्स थे उनकी लैंड के ऊपर भी यही कंट्रोल करते थे। ट्रेडर्स। यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर कॉर्पोरेट्स। ज्योतिदार्स यूज शेयर कॉर्पोरेट्स एचुरी आर द burghers who worked the lands surrounded by half of the produce पोस्ट हार्वेस्ट। कहा जाता है कि जो पास्ट के अंदर लोग जो कुछ मतलब लेट अस कंसीडर किसी बंदे का लास्ट का कुछ बैलेंस रहता है, ठीक है, ये इसकी लैंड है किसी पर्सन एक ही और ये इसका दूसरा प्लाट है। अगर इस नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट वाले ईयर में इसका कुछ यहाँ पे पेंडिंग रहता था तो वो जो है इसने जब ये नेक्स्ट टाइम में जो है वो टैक्स पे करता था, इसको लास्ट वाले का भी पे करना होता था, लास्ट ईयर का भी और इस साल का भी जो है वो पे करना होता था। एंड दैट आल्सो क्रिएट्स द प्रॉब्लम। Direct village controls. Unlike urban residing zamindar, jyotidars lived in village, exerting the direct control over the local
पॉपुलस। अब कहा जाता है जो ये जोतीदार थे जिनके पास काफी लैंड थी, हमने अभी पीछे पढ़ा, तो इन्होंने ये जो है वो बिल्कुल गाँव के अंदर रहने लगे और ये उतने फार फ्लंग एरियाज में नहीं रहने लगे, ये उन्हीं एरियाज में ज्यादा रहने लगे जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो लैंड थी, और ये जो है वो बहुत पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। सुपीरियर अथॉरिटी, जोतीदार अथॉरिटी इन विलेज often surpass that of the zamindar as they impose zamindari, attempt to increase dues and interfere with officials। और ये जमींदार जो है वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स के अंदर अपना जो है वो इंटरफेरेंस डालते हैं। मोबिलाइजेशन एंड रेवेन्यू डिलेज। अब मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और रिवेन्यू उससे डिले होता था, यानी कि पैसा जो है वो बाद में आता था। जोतीदार मोबिलाइज राइट्स ऑफ द डिपेंडेंट ऑन द देम एंड फ्रीक्वेंटली डिलेड रिवेन्यू पेमेंट टू द जमींदार, समटाइम्स एक्वायरिंग जमींदार स्टेट्स एट ऑक्शंस। कहा जाता है जो जमींदार थे, जोतीदार थे, वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते थे। और क्यों चलते थे, बिकॉज आई थिंक ये शायद पैस्टोरलिस्ट भी थे, और जब ये चलते थे तो उसकी वजह से ये टैक्स एक जगह पे नहीं कर पाते थे, और जब उस जगह का टैक्स नहीं पे कर पाते थे, इनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे, और जो लोग काम करते थे वो उसी जगह पे रहते थे, और बाद में उनसे लैंड जो है वो ब्रिटिशर छीन लेते थे, और जिसकी वजह से क्या होता था, वो लैंड जो है वो ऑक्शन पे चली जाती थी, यानी कि वो नीलाम हो जाती थी। सिमिलर फिगर इन अदर रीजन्स, सिमिलर फिगर सच एज द होल्डरास, Grantidas or Mandalas emerge in other parts of the Bengal, undermining जमींदार्स अथॉरिटी। और इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमें जोतीदार देखने को मिलते हैं, वो तो पावरफुल बनते हैं, लेकिन पीजेंट्स बेचारों का नुकसान हो जाता है। और ऐसे ही बंगाल के अंदर कुछ और भी ग्रुप्स थे जिन लोगों को जो है वो क्या हो जाती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जोतीदार की वजह से। द जमींदारी रिजिस्ट होता है रकावट। अब जमींदार को कौन कौन सी मतलब रेजिस्टेंस का जो है रकावट का सामना करना पड़ा। डिस्पाइट चैलेंजेस जमींदार इन रूरल एरियाज डिड नॉट लूज देयर अथॉरिटी एंटायरली। कहा जाता है कि कोई बात नहीं कि जमींदार को जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी गांव रूरल एरियाज में, लेकिन ये अपनी अथॉरिटी को जो है खो नहीं बैठे, इनके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी तब भी थी, यानी इनके पास पावर थी। इन रिस्पॉन्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड and the threat of state auctions they developed survival strategies। अब कहा जाता है इनके पास तो बहुत ज्यादा लैंड थी, लेकिन बहुत ज्यादा हिंड्रेंस भी थी, टैक्स भी काफी पे करना था, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे काम स्टार्ट कर लिए, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जो इनको लग रहा था हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो काम ये स्टार्ट करते हैं। न्यू सिचुएशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ द इनोवेटिव अप्रोचेस। और कहा जाता है इस तरह से जो है ये जब नई सिचुएशन का सामना करते हैं तो वहां से नई नई अप्रोचेस इनके सामने आ जाती है। जमींदार एम्प्लॉयड टेक्सेस लाइक द फेक सेल टू अवॉइड रेवेन्यू डिमांड्स। अब ये जो है कुछ चीजों का जो है फेक सेल का मतलब क्या है, जितनी उनकी वैल्यू नहीं होती थी उससे कम जो है उससे ज्यादा पैसे पे चीजों को बेचने लगे। फॉर एग्जाम्पल द राजाज ऑफ द वर्धमान ट्रांसपोर्ट पार्ट ऑफ हिज जमींदार टू हिज मदर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंपनी टेक ओवर। और देखो दूसरा प्रोसेस ने ये भी कर लिया कि इन्होंने जो है अपनी लैंड जो है कहीं पे किसी ने अपने मदर के नाम कर दी, किसी ने किसी दूसरे के नाम कर दी, और जिसका कांटेक्ट ब्रिटिशर्स के साथ होता था, जमींदार के साथ, कि भाई उनसे टैक्स लेना था। लेट अस कंसीडर ये कोई पर्सन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब बच्चे इसके पास भी लैंड है, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, और ये समझिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई पर्सन है। अब इसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड है कि भाई इसने यहाँ पे लैंड ली है, इसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड है, और इसका नाम रिकॉर्ड है, इसका नाम रिकॉर्ड है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब ये टैक्स पे करने के काबिल नहीं होते थे, इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज करवा दिया, और इन्होंने ये लैंड जो है वो किसी दूसरे के नाम कर दी। और स्पेशली किसी बंदे का, कुछ ग्रुप्स का यहाँ पे बोला है, उन्होंने अपनी मदर्स के नाम जो है ये लैंड की। His agent controlled auction by holding back revenue demand and collecting the unpaid balances। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ एरियाज में जिन लोगों का बैलेंस रहता था, अनपेड था, उनके ऊपर भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो पे करवा लिया उनसे। जमींदार्स मैन वुड बाय द प्रॉपर्टी एट द ऑक्शंस, रिफ्यूज पेमेंट्स leading to repeated auctions, drainage resources of the state and other bidders। कहा जाता है जमींदार से ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, जो जमीन को ऑक्शन जब होती थी, उनकी जमीन चली गई, अब उसके बाद वो पेमेंट नहीं करने लगे, लेकिन फिर से रिपीटली जमीन को जो है वो क्या करने लगे, जमीन को फिर से लेने लगे, और रिसोर्सेज उससे उनके ड्रेन होने लगे, और यही सिस्टम जो है चलता रहा, और फिर जो है फाइनली जो है इनको काफी ज्यादा जो है वो हर्डल्स का सामना करना पड़ता है।
Between 1793 and 1804, major zamindars in Bengal, such as the Bardhaman, engaged in बनमाई परचेजेस टोटलिंग अराउंड 30 lakhs। कहा जाता है कुछ जमींदार ऐसे थे जिन्होंने जो इतनी जमीन खरीदी थी ऑलमोस्ट, जिसकी कास्ट जो है वो कितनी बनती थी, लगभग 30 lakhs, ठीक है। एंड ऑक्शन ओवर 15% ऑफ सेल्स वर फिक्टिशियस illustrating the extent of the defective transitions। और मेरे बच्चे कहा जाता है इसमें से कहा जाता है ऑलमोस्ट उनकी जो लैंड थी वो जो है 15% जो है वो सेल हो गई, मीन्स उसमें से जो है 15% जो उनके हाथ से चली जाती है। जमींदार फाउंड वे टू प्रिवेंट बीइंग्स फोर्स टू देयर लैंड, यानी कि आप जमींदार देखते हैं कि हमारे पास लैंड किस तरह से रहे, ये चीजों इन चीजों के ऊपर काम करने लगे। दे अटैक आउटसाइडर्स बाइंग स्टेट एंड केप्ट द लॉयल्टी ऑफ देयर राइट्स, यानी कि वो जो है वो बाद में लॉयल्टी शो करने लगे, और कैसे, राइट्स के जरिए, ठीक है, लड़ाई दंगे फसाद करके। पीजेंट्स व्यू जमींदार्स एज फिगर फॉर अथॉरिटी, रेजिस्ट चैलेंजेस दैट थ्रेटन देयर आइडेंटिटी एंड प्राइड। कहा जाता है जो पीजेंट्स थे वो जो है वो जमींदार को क्या, यानी कि उनको जो है उनकी अथॉरिटी जो है वो उनको दिखाने लगे, भाई आपको आपके पास कितनी पावर है। क्यों? बिकॉज कि इनसे भी जो है वो काफी ज्यादा लैंड जो है वो चली गई थी। बाय द अर्ली 19th century, surviving zamindar strategy strengthen their control as the economic downturn of the 1719 ended। कहा जाता है लेकिन 1790s के अंदर जो है जो इकोनॉमिक यहाँ पे डाउन ट्रोन का मतलब जो डाउन हो गई थी वो थोड़ी बहुत जो है वो उसके अंदर जो है मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबल रेवेन्यू पेमेंट्स रूल्स ब्लास्टर्स जमींदार्स अथॉरिटी ओवर द विलेजेस। और अब ये क्यों? बिकॉज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ऐसे रूल बनाए जो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल थे, यानी कि जब उनका मन आता था तब वो टैक्स पे करते थे, और ये नहीं था कि आपने फलाने टाइम नहीं पे करना है जैसे पहले होता था। इट वॉज नॉट until the 1930s Great Depression that zamindars power weakened, allowing ज्योतिदार्स टू गेन कंट्रोल इन रूरल एरियाज। और फाइनली इंडिया के अंदर क्या होता है ये आप याद रखोगे, 1930s में जो ज्योतिदार्स हैं उनके पास ज्यादा पावर आती है, यानी कि जो काफी प्रॉस्पेरस लोग हैं, और ये जो ये जमींदार्स हैं ये काफी ज्यादा जो है वो वीक बन जाते हैं। द फिफ्थ रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज सेंट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 वाज द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। अब इस स्टेट के इस फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा था कि इसमें ये लिखा था कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये रिपोर्ट बनवाई और इसमें भेजा कि हम जो है थ्रू आउट द इंडिया जो है वो रूल करेंगे, ठीक। इट वाज वेरी लॉन्ग, अराउंड 1002 पेजेस। और इस रिपोर्ट के अंदर कितने पेजेस थे? ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जिसके अंदर 1002 पेजेस थे, विद मोर देन 800 पेजेस ऑफ द एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लाइक पिटिशन, रेवेन्यू रिपोर्ट एंड नोट फॉर ऑफिशियल इन बंगाल एंड मद्रास। लेकिन एक तो ये 1002 पेजेस थे जो जिसके अंदर चीजें लिखी गई थी, इसके अलावा 800 पेजेस ऐसे ऐड किए थे उनमें बाकी चीजें लिखनी थी। वो बाकी चीजें क्या लिखनी थी? यानी कि जो बंदा कोई टैक्स नहीं पे करता उसके खिलाफ पिटिशन उसमें डाल देनी थी इसी रिपोर्ट में। अच्छा, रेवेन्यू की जो जितनी भी रिपोर्ट्स थी, यानी कि जो पैसा कितना आया कितना नहीं आया, वो भी इसी में डालना था। और इसके अलावा जो है बंगाल और मद्रास के अंदर जो भी चीजें हो रही थी रिलेटेड टू द लैंड, वो इसके अंदर जो इनने लिखना था। Since 1760s, the company's work in Bengal was closely watched and discussed in the Britain। कहा जाता है कि 1760s के अंदर क्या होता है, जो कंपनी है इसने वर्क किया बंगाल के अंदर एंड क्लोजली वॉच एंड डिस्कस इन द ब्रिटेन, और बंगाल के अंदर काम किया और उसकी जो डिस्कशन होने लगी वो इंग्लैंड में होने लगी। लायत वेर स्ट्रॉन्गेस्ट वर्किंग फॉर जमींदार्स एंड बेनमामी डील्स इन द मेंट लैंड वाज बॉट इन समवन एल्स नेम टू द हायर टू द रियल ओनर। अब यहाँ पे क्या, यानी कि जो लोग ओनर जो एक्चुअल में थे उन्होंने अपने नाम की लैंड ली, वो किसी दूसरे के नाम की लैंड होती थी। यहाँ पे महाराजा मेहताब चंद मेड टू बर्धमान स्टेट सक्सेसफुली एंड हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द संथालाज रेबेलियन इन 1857 रिवोल्ट। ये बंदा एक है जिसका नाम क्या है, महाराज मेहताब चंद, और इसने जो है बर्धमान के बारे में एक रिपोर्ट बनवाई जो काफी सक्सेसफुल रही, और उस रिपोर्ट ने काफी हेल्प जो है वो ब्रिटिशर्स की कब? रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। मेनी पीपल इन ब्रिटिश डिड नॉट लाइक द कंपनी ट्रीट मोनोपोली एंड वांटेड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स टू जॉइन द इंडिया ट्रेड। अब मेरे बच्चे बहुत सारे लोग जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मतलब मानते थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ लोग बोलते थे
ये मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब ये है जहां पे आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, जहां पे एक ही बंदा कोई होता है या कोई एक शॉप होती है, कंपनी होती है, बस वही डोमिनेटेड रहती है। और लेकिन यहाँ पे जो है कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतनी तेज थी, इनका कोई कंपटीटर नहीं था और इनकी मोनोपोली जो है उस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा चल रही थी। Stories of corruption and bad management by companies officials were widely shared in Britain, leading parliament to make the rules to control the company। कहा जाता है कि बहुत सारी स्टोरी जो है वो करप्शन के रिलेटेड थी और जो किसके करप्शन के रिलेटेड थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की करप्शन के रिलेटेड। और जो ब्रिटिश के अंदर मतलब उनके पार्लियामेंट में भी कुछ मतलब ऐसे एविडेंसेस मिलते थे और जिससे ये पता चलता था ब्रिटिश जो है वो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। The fifth report was made by a special committee and caused debate about how the company was running India। और इसी फिफ्थ रिपोर्ट में ये लिखा था कि ये रिपोर्ट जो है इसमें डिबेट भी किया गया कि इंडिया के अंदर हमने कैसे रूल करना है। Modern researchers says that the report exaggerated how much powerful जमींदार lost and how much land they lost। और इसी रिपोर्ट मॉडर्न जो रिसर्चर्स ये बोलते हैं, इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया था कि कितनी ज्यादा पावर जो है वो जमींदार की खत्म हो गई थी इंडिया में और कितना हाउ मच लैंड दे लॉस्ट, और कितनी लैंड उनकी चली गई थी बिकॉज जमींदार ऑफन फाउंड वे टू कीप देयर स्टेट। क्यों? बिकॉज जमींदार भी लालच में आ गए थे, वो अपनी स्टेट बनाना चाहते थे। द रिपोर्ट गेव डिटेल्ड नंबर्स अबाउट लैंड सेल्स एंड रेवेन्यू बट दीज फिगर्स नीडेड टू बी रीड केयरफुली एंड कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रस्टेड कंप्लीटली। कहा जाता है लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसमें डिटेल नंबर तो है, सेल्स के बारे में भी रिकॉर्ड है, लेकिन सारी की सारी चीजें हमने इसकी पढ़ी भी देखी भी, लेकिन इसके ऊपर जो है कंप्लीटली वैसे जो है वो रिलाई नहीं किया जा सकता था। हाउ एंड प्लॉग। हाउ का मीनिंग क्या होता है? हाउ होता है जो सिंपल में हम अपने हाथ से जो है कढ़ाई करते हैं, और प्लॉग्स इन द हिल ऑफ द राजमा हिल। ठीक है, In the early 19th century, the Rajma Hills were inhabited by the पहाड़ीज। कहा जाता है 19th सेंचुरी के अंदर जो राजमा हिल्स हैं यहाँ पे कौन से लोग रहते थे? पहाड़ी लोग रहते थे। वो प्रैक्टिसाइज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सब्स्टिट्यूटेड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और ये लोग क्या करते थे? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे, जिसका नाम दूसरा है जूमिंग कल्टीवेशन, जो मैंने अभी आपको पीछे समझा लिया। Conflicts arose as expanding settled agriculture encouraged on forest lands, leading to raid by पहाड़ीज ऑन विलेज फॉर रिसोर्सेज। कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इनको हो जाते हैं किसके साथ? सेटल्ड पॉपुलेशन के साथ। और किस बात को लेकर? जो है रिसोर्सेज को लेकर। ठीक, कॉलोनियल ऑफिशियल अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द पहाड़ी। कहा जाता है जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उन्होंने कोशिश की कि इन पहाड़ियों को जो है वो अपने कंट्रोल में लें। इनिशियली थ्रो एक्सटर्मिनेशन एंड लेटर थ्रो पैसिफिकेशन बाय गिविंग अलाउंसेस टू पहाड़ी चीफ्स। और पहले उनको जो है ऐसे मनवाने की बात की, लेकिन जब वैसे नहीं माने फिर जो है उनको अलाउंसेस वगैरह कुछ देने की बात की। दो दिस ऑफन लेड टू द टेंशन एंड रेजिस्टेंस। इससे जो है बाद में टेंशन और रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। पहाड़ी चीफ्स वेर गिवन अ ईयरली पेमेंट्स एंड वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देयर पीपल। कहा जाता है पहाड़ी को क्या करने लगे? वेर गिवन ईयरली पेमेंट, उनको जो है साल भर की पेमेंट देने लगे एंड और उनको रिस्पॉन्सिबल जो है मानने लगे किसके लिए? ताकि वो दूसरे लोगों को मैनेज करके रखेंगे। They needed to keep record and discipline in their areas। कहा जाता है ये पहाड़ी जो है इनको बोला गया आप अपने एरिया का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, many chiefs turned down the payment and those who took it often lost respect and control their community। और वो बंदा many chiefs turned down the payment, और बहुत सारे लोग जो है वो क्या मतलब पेमेंट नहीं देते थे। एंड दोज हु टुक इट ऑफन लॉस्ट द रिस्पेक्ट, और जो बंदा पेमेंट नहीं देता था उसकी रिस्पेक्ट जो है अपनी समाज में खत्म हो जाती थी और अपनी कम्युनिटी में खत्म हो जाती थी। द ब्रिटिश viewed forest dwellers as primitive and aimed to civilize them through the settled agriculture which dragged further conflict। कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने इनके बीच में फिर ऐसे ऐसे काम भी करवाए, जब किसी की रेस्पेक्ट खत्म होने लगी उसको इन्होंने सोर्स यूज किया और वहां पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होने लगे। द एनक्रोचमेंट ऑफ द संथालास settlers with block agriculture led to the symbolic battles between the Ho to the पहाड़ीज and the block of the settler। और इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हो और जो क्या बोलते हैं मेरे बच्चे प्लॉग है,
कुछ लोगों के पास प्लॉग थी और कुछ के पास हो, इनके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रगल बिटवीन द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और ये क्या शो करते हैं, जो हो वाले हैं वो तो पहाड़ मतलब उनका ओल्ड ट्रेडिशन था, और जो न्यू सेटलर जो न्यू वाले लोग थे वो जो है वो प्लॉगिंग से जो है अपना एग्रीकल्चर करते थे। बच्चे ये राजमा हिल है यहाँ पे देखो, और ये हमारे जो है नॉर्दर्न साइड ऑफ द वेस्ट बंगाल, और इसका कुछ पार्ट जो है आई थिंक झारखंड का भी इसके अंदर आता है। आज का टॉपिक जो है हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त। खुदा हाफिज़।